स्वानों को खंगाले तो बात बने, नया कुर्सी निकाले तो बात बने। वक्त के सांचे में तो सब डल जाते हैं, वक्त को अपने सांचे में डाले तो बात बने। ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई युवा नेता नहीं है, वयोवृद्ध नेता शंभू सिंह जी हमारे साथ है, जिन्होंने राजनीति को अपने अनुसार ढाला है, न कि राजनीति को अपने अनुसार ढाला है, न कि राजनीति के अनुसार ढले। सर्वप्रथम सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत। कितने बसंत पूरे किए आज आपने? मैंने 71। राजनीति के वसंत की बात करें शंभू सिंह जी, तो कितने वर्ष हो गए पारी खेलते हुए राजनीति की? 46 वर्ष हो गए। शंभू सिंह जी, आप बेदाग छवि आपकी क्षेत्र में है, जोधपुर संभाग की जब बात करते हैं। अशोक गहलोत के सामने आप चुनाव लड़ते हैं। अशोक गहलोत जो माननीय तीसरी बार मुख्यमंत्री भी है, तो किस तरह देखते हैं वर्तमान समय की राजस्थान की राजनीति को? देखिए, अब अशोक गहलोत से मेरा अभी वास्ता नहीं पड़ा। अशोक जी और हम छात्र राजनीति से भी साथ रहे हैं और मैंने इनको 2 बार चुनाव में पहले हरा दिया है। छात्र राजनीति में? कौन सी यूनिवर्सिटी में सर? जोधपुर यूनिवर्सिटी में 78-79 में ये मेरे सामने जोधपुर यूनिवर्सिटी के NSUI के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और उस समय मैं प्रथम विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट राजस्थान का था और मैंने इनको चुनाव में परास्त किया। उससे पहले 2 साल पहले 65 और 67 में माली कौम की एक स्कूल है जो आज भी विद्यमान है और वो स्कूल, कॉलेज और बहुत आगे उन्नति कर ली है उस संस्था ने। उस संस्था के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे इनके पिताश्री विराजमान थे, बाबू लक्ष्मण सिंह जी, और ये उनके सुपुत्र थे, माली कौम के सबसे बड़े नेता के बेटे, और उनके कौम की संस्था में ही मैंने इनको परास्त किया था। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि ग्रामीण तबके का एक विद्यार्थी जोधपुर में जाकर 2 बार शहर में रहने वाले भारी भरकम व्यक्तित्व के परिवार के है जो एक छात्र को यूनिवर्सिटी चुनाव में और उससे पहले सुमेर स्कूल में मैंने इनको परास्त किया है। इसलिए मेरा पहला है जो काम इनके साथ नहीं पड़ा है। 77 में इन्होंने सरदारपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ वो 400 वोटों से परास्त रहे। ये उनके मुंह से बात है। मुझे राजनीति सिखाने वाले खेतासर जी हैं और खेतासर जी से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। पहले चुनाव में 4 वोटों से, दूसरे में 400 वोटों से और तीसरी बार सरदारपुरा विधानसभा से 4000 वोटों से। फिर सरदारपुरा की संरचना बदल गई। आज का जो सरदारपुरा विधानसभा है, इसका सरदारपुरा से कोई लेना देना नहीं है। ये विधानसभा पावटा से ही शुरू होती है और जिसमें माली सबसे ज़्यादा वोटों के रूप में, माली, मामडन और शेड्यूल कास्ट, यही विधानसभा है। इसमें सरदारपुरा नाम की विधानसभा से मैंने अशोक जी के सामने चुनाव लड़ा 2014 में और उस समय मुझे सरदारपुरा की जनता ने 80,000 प्लस वोट दिए। मैं तो आज भी यह जो ताजुब करता हूँ कि गांव से, ओशन से गया हुआ एक राजनीति है जो करने वाला व्यक्ति शहर में जाके 80-81,000 वोट प्राप्त करता है। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। शंभू सिंह जी, आप जब किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में थे, तब अशोक गहलोत जी को आपने पटकनी दी और वर्तमान समय में अशोक गहलोत जी आपको पराजित करके विधायक बने। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वर्तमान की जो राजस्थान की राजनीति के हालात हैं, मानगढ़ में प्रधानमंत्री जी और अशोक गहलोत जी एक मंच साझा करते हैं और फिर जो प्रशंसाओं का दौर चलता है, उसके बाद सचिन पायलट का एक बयान आता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके संबंध में मैं क्या कहूँ। सचिन पायलट जी के मुंह से जो बातें निकली है वो सारी राजस्थान की नहीं, भारत की जनता जानती है कि सचिन जी ने बिल्कुल सटीक बात कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी ने उन शख्स की गुलाम नबी आज़ाद की पार्लियामेंट में जो तारीफ की और आज वाकई वो अपनी मूल पार्टी से अलग हो गए। हालांकि जम्मू कश्मीर में आशा करते हैं कि वो एकमात्र एक छत्र राजनेता के रूप में उभरेंगे,
परंतु यही स्थिति ऐसा नहीं होगा कल अशोक गहलोत जी की हो। मैंने तो हिसाब बराबर कर दिया, 2 बार अशोक जी ने मुझे हराया, 2 बार मैं उनसे हार गया हूँ, लेकिन अब बारी आपकी है हराने की। वैसे अब सचिन पायलट जी हराएंगे। सचिन पायलट जी आएंगे। सीधी बात कही कि 2 बार अशोक गहलोत जी को मैंने हरा दिया। शंभू सिंह जी, एक मेरा सवाल, वर्तमान समय में आप जहां बैठे हो, ओसिया विधानसभा क्षेत्र है, मदेरणा का क्षेत्र रहा है, दबंग राजनीति उन्होंने की है, दादा ने, पिता ने, और अब पुत्री दिव्या मदेरणा है। आजकल उनके भी बयान बड़े सरगर्मी लिए हुए हैं, क्या बात है? देखिए, अब ये मेरा सौभाग्य रहा है कि 46 साल पहले से मैं राजनीति करता आ रहा हूँ, और जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, इनके पितामह, इनके दादा के सामने मैंने राजनीति इसी ओशिया से की है, और इसी ओशिया में विधानसभा का चुनाव मैंने स्वर्गीय महिपाल जी मदेरणा के सामने लड़ा, और महज मामूली वोटों से मैं पीछे रहा हूँ। अब तीसरी पीढ़ी मदेरणा परिवार की राजनीति में, और आशा करता हूँ कि अगले चुनाव में मैं या मेरा कोई साथी मदेरणा की तीसरी पीढ़ी को बहुत पीछे रख देगा। मतलब आपका सीधा चैलेंज ये है कि अगले जो विधानसभा चुनाव 2023 है, उसमें आप जबरदस्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ोगे उनके सामने? देखिए, उम्मीदवार तो हमारी नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट बोर्ड बनाएगी। मुझे ओशा से उठाकर, ओशा से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, पाली लोकसभा में, ओशा विधानसभा है, 2 चुनाव लड़े हैं। फिर भी मुझे पार्टी ने आदेश दिया, 2 बार मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी, मौजूदा मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ा। अब पार्टी जहाँ चाहेगी वहाँ है जिसको जो टिकट देगी, वहाँ से चुनाव लड़ना मेरा फर्ज बनता है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ मान सम्मान दिया है। अब पार्लियामेंट में बोर्ड जो हमारा होगा आपके भारतीय जनता पार्टी का, वो कहाँ से टिकट देते हैं? मैंने कहा ना, मैं या मेरा कोई साथी इन्हें परास्त करेगा, जो मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी है। अब ये उनका आखिरी राजनीति को सलाम होगा। हमारे साथ शंभू सिंह जी खेतसर है, जो जिन्होंने कहा कि ये मदेरणा परिवार का आखिरी राजनीतिक चुनाव होगा, सलाम होगा। एक सवाल सर, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। वर्तमान समय में कांग्रेस पर भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि सचिन गुट अलग है, अशोक गुट अलग है। क्या आपकी पार्टी भाजपा में भी कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, आरोप नहीं है, ये तो सत्य बात है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस में सचिन पायलट गुट और अशोक गुट दोनों अलग अलग हैं। और एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी, आप भी सुन रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस का शायद बीजेपी में आ सकता है। और मुझे तो इसका बहुत बड़ा तजुर्बा है, क्योंकि राजस्थान के जो महारथी परिवार राजनीति में है, मैंने सबके सामने, चाहे मदेरणा परिवार हो, चाहे बद्री जी जाखड़ हो, चाहे जो अशोक जी गहलोत हो, मुझे सबके सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है। और मैं बहुत नज़दीक से इन सबको जानता हूँ, और कांग्रेस पार्टी को भी जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये संविधान के अनुरूप सबसे लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वर्तमान समय में आप ओसिया की राजनीति में एक प्रमुख अपना स्थान रखते हो। किस प्रकार के विकास की स्वरूप की योजना ओसिया के लिए आपके मस्तिष्क में? देखिए, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि ओसिया, ये पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि हमारी पार्टी यहाँ से विजय हो और हमारे पार्टी का प्रधान बने, हमारी पार्टी का जिला प्रमुख बने। ये तो एक मुश्किल घड़ी आ गई थी कि यदि ये चुनाव का बीड़ा मैं नहीं उठाता तो आज प्रधान कांग्रेस का बनता। ये मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ। मैंने जब ये बीड़ा उठाया, पूरे चुनाव का खाका मेरे सामने बना, मेरे हाथ से बना है, लेकिन मैं या मेरी वाइफ का कतई इंटरेस्ट नहीं था। वाइफ पहले भी जिला पंचायत समिति सदस्य रही है, सरपंच रही है, और इस बार भी पंचायत समिति सदस्य हैं। लेकिन यदि प्रधान का चुनाव श्रीमती बदन कंवर जी नहीं लड़ती तो निश्चित रूप से यहाँ बोर्ड प्रधान कांग्रेस का होता। इसलिए ये
पार्टी के हित में हमने निर्णय लिया और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में 2023 की विधानसभा में निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। बिल्कुल। ओसिया विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां मदेरणा परिवार की राजनीति की तूती बोलती है और जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ी हुई थी जिन्होंने अशोक गहलोत के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और जब ओसिया के प्रधान के जब चुनाव आए तो राजस्थान की राजनीति में मीडिया की सुर्खियों में ओसिया सीट की कौन प्रधान बनेगा, निश्चित रूप से शंभू सिंह जी ने ये जो बात कही कि अगर मेरा प्रभाव नहीं होता या मेरा प्रयास नहीं होता तो यहाँ का जो बोर्ड है, जो पंचायत समिति ओसिया का बोर्ड है, वो कांग्रेस के खाते में जाता, कांग्रेस की गोद में जाता। निश्चित रूप से हम ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाया। पुनः आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप ऐसे स्वस्थ रहे और जनता के हित के लिए आप कार्य करते रहे। धन्यवाद आपको और सबको सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। मैं फैक्ट अंदर टीम से जुगल प्रजापति, ओसिया विधानसभा क्षेत्र, जोधपुर। जय हिंद, जय भारत। Now, please like, share and subscribe and don't forget to